नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कोई भी एक रीजन दे रखा है, उस पर्टिकुलर एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन अगर मैं इसको करूं, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मतलब कि कोई भी ऐसा एक सरफेस है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस तरीके से, ठीक है जी, तो इसको ही क्या बोलते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया इसका एकदम से 6। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिनोट करते हैं फाई ई से। यहां पे फाई बना दिया, मैग्नेटिक के लिए एम बना दो, या सिंपली फाई रखेंगे तो भी इसको मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होगा, इस सरफेस एरिया की एक डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन मैंने मान ली इस डायरेक्शन में, ये है इसका फेस, कि ये जो सरफेस एरिया एरियल वेक्टर है इसकी एक डायरेक्शन है इधर की तरफ, ये फील्ड लाइंस है तो इनकी डायरेक्शन होगी, ये हो गई डायरेक्शन फील्ड लाइंस की। तो मैं अगर यहां पे देखूं, यहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको बोल दिया मैंने थीटा। इसको मैं अलग डायग्राम से डिनोट करूं तो ये क्या है मेरे पास, ये है एरिया की, जो एरिया पर्टिकुलर एरिया उसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसी के साथ ये आगे मेरे पास फील्ड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल बना, ये बना थीटा। ठीक है जी, तो फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको बोल रहा हूं मैं थीटा। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया का कितना होगा, तो फ्लक्स को मैं सीधा सीधा कितना लिख दूंगा कि फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए। क्या बना दिया, बी डॉट ए। फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई भी डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, फ्लक्स कितना आ गया, बी डॉट ए। अगर मैं इसी को बी डॉट ए की बात कर रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। यही क्या था, फ्लक्स था। ये बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर मैं इस b का कंपोनेंट देखूं n पे, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा इस तरीके से, स्प्लिट कर लिए कंपोनेंट्स, तो ये है b, ये आ जाएगा b cos थीटा, ये आ जाएगा b sin थीटा। ठीक है, तो मेरा अगर कंपोनेंट की बात करूं कि इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट करेगा, तो कॉस वाला कंपोनेंट काम करेगा। तो इसी बेसिस पे मैं क्या बना दूंगा, बी ए कॉस थीटा, जिसको मैं लिखता हूं बी कॉस थीटा इंटू ए, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया बी ए कॉस थीटा, और इसी को बनाया गया बी डॉट ए। जहां भी कॉस थीटा आ रहा है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फाई इक्वल्स टू बन गया मेरा बी डॉट ए। ठीक है, और फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब बात आती है इनके यूनिट्स की। ठीक है, अच्छा यूनिट से पहले स्पेशल केसेस देखेंगे कि फाई इक्वल्स टू मेरे पास आ गया बी ए कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा कितना हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू हो सकता है मेरे पास 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू हो सकता है मेरे पास 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू हो सकता है मेरे पास 180 डिग्री। क्लियर है। देखिए इसको डायग्राम से भी अगर मैं रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है ये, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ, यहां पे भी एरिया कंसिडर कर लेंगे और इसके लिए भी एरिया कंसिडर कर लेंगे। इनकी डायरेक्शन कंसिडर कर ली मैंने, ये सबकी डायरेक्शन
ठीक है, ये हो गया एंगल। अब मैं बात करूंगा फील्ड की। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि वो 0 डिग्री है, किसमें, उसकी डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब ये किसकी है, ये है फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है। परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर में क्या है, ये फील्ड की डायरेक्शन, और 180 की बात हो रही है तो 180 में क्या है, ये फील्ड की डायरेक्शन। ये आ गया 180, ये आ गया 90, और यहां पे क्या आ गया, 0 डिग्री। क्लियर है। अब बात करूंगा मैं, चलो ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 होता है हमारे पास 1। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है हमारे पास 0। और कॉस 180 की अगर मैं बात करूं तो कॉस 180 डिग्री होता है मेरे पास -1। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं फाई की, तो फाई इक्वल्स टू यहां पे कितना निकला, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो सीधा सीधा आ गया मेरे पास बी ए, ये आ गया बी ए। ठीक है जी। पॉजिटिव फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स का नाम देते हैं। क्लियर है, जो मैक्सिमम भी होता है। यहां पे बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू 0, यहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं बन रहा होगा। ठीक है, और इसकी बात करूं तो इसमें आ जाएगा फाई इक्वल्स टू माइनस का बी ए, इसको बोलता हूं मैं नेगेटिव फ्लक्स। क्या बोलता हूं, नेगेटिव फ्लक्स। तो फ्लक्स मैंने पॉजिटिव फ्लक्स देखा, नेगेटिव फ्लक्स देखा, कौन से एंगल पे बनेगा, 0 डिग्री पे तो पॉजिटिव फ्लक्स बना, और 180 डिग्री पे क्या बना, नेगेटिव फ्लक्स। और अगर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास स्पेशल केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स के। अब इसकी यूनिट्स की बात करूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या निकलेगी। ठीक है, तो यूनिट की बात करूंगा मैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी देखेंगे इसका। ठीक है, तो एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए, और बी का क्या होता है, टेस्ला। क्लियर। और ए का क्या होता है, ए का होता है हमारे पास मीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट बनी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। सिंबल होता है डब्ल्यू बी। ठीक है जी, वेबर। अब आती है बारी सीजीएस यूनिट की। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में गॉस में कन्वर्ट कर लो, सीधा सीधा इसमें होता है मैक्सवेल। ठीक है जी, तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में लिखते हैं हम, मैक्सवेल में लिखते हैं। इसका सिंबल होता है हमारे पास एम एक्स। ठीक है जी, तो एम एक्स आ गया मैक्सवेल के लिए, जो कि सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बैठेगा मेरे पास। ठीक है, फ्लक्स डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो एम एल 2t-2 a-1, ये आ गया मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मेरे पास रिलेशन क्या है, वेबर और मैक्सवेल का। तो मैं सीधा सीधा बता दूं कि 1 वेबर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल के। ये है इनका रिलेशन। कि जो मैक्सवेल होती है वो सीजीएस यूनिट थी, और जो वेबर होती है वो क्या है, एसआई यूनिट थी। तो एसआई यूनिट क्या है, बड़ी होती है, सीजीएस यूनिट छोटी होती है। तो एक वेबर की वैल्यू 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल आती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास रिलेशन किसके बीच में, वेबर और मैक्सवेल के बीच में। क्लियर है। अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक कॉइल की वजह से किसी दूसरी कॉइल में कुछ चीज इंड्यूस करी जा रही है। अब इंड्यूस किस चीज को कर सकते हैं, हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं या फिर ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है मेरे पास वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना। क्या है, ये फेनोमेना है किस चीज का, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाने का, कि हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं।
कहां पे कर रहे हैं, इन ए कॉइल, एक कॉइल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, जैसे किसी कॉइल की बात हो रही है इस तरीके से, ठीक है, तो इस कॉइल में क्या है, जो फ्लक्स है, फील्ड लाइन से वो चेंज हो रही है, तो उस चेंज होने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का करंट जो इंड्यूस हुआ है या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इस पूरे फेनोमिना को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फेराडे, ठीक है जी। फेराडे ने एक्सप्लेन किया था अलग अलग चीजें यूज करके, जैसे कि उन्होंने दो कॉइल्स को यूज किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक बार एक कॉइल और एक मैग्नेट को यूज किया। तो वही हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट करे तो उनमें उन्होंने करा क्या एक्चुअल में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास फेराडेज एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसमें बोला गया है कि व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम अलग डिफरेंट वेरी कर दे, चेंज कर दे, तो उससे क्या होगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो यहां पे अगर मैं डायग्राम देखूं तो डायग्राम में मुझे 2 कॉइल्स दिख रही हैं, एक है प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल। अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करूं तो ये क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसमें प्रॉपर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद इस कॉइल की करंट की वजह से क्या है, फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साइड में रखी सेकेंडरी कॉइल में भी पहुंच रहा है। अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं इसकी पोजीशन से, तो यहां पे जो फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और फील्ड चेंज होने से क्या है, यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज होने से हमें पता था भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि जहां पे भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, वहां पे इंड्यूस हो जाएगा करंट, ठीक है, या फिर ईएमएफ, या तो करंट इंड्यूस होगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने 2 कॉइल्स यूज की थी, एक में करंट फ्लो कराया था, दूसरे में गैल्वेनोमीटर लगाया, जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि इसमें कोई करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसको, इस वाली कॉइल को इसने रिमूव किया, आगे पीछे डिस्प्लेस किया, उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो इसमें क्या है, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ये था फेराडे का पहला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें क्या है, उसने मैग्नेट्स यूज करी। अब मैग्नेट्स कैसे यूज करी, एक कॉइल ली, कॉइल में गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया, ठीक है। अभी तक क्या है, यहां पे जो मैग्नेट है इसको रेस्ट में रखा, ठीक है जी। तो एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखता हूं कि कॉइल भी क्या है, रेस्ट में है, और ये भी क्या है, रेस्ट में है, क्या इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर ये दोनों ही रेस्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसमें 0 है तो इसमें किसी भी तरीके का करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। बट अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी रखता हूं यहां पे, जैसे कि इसको रखा रेस्ट में, ठीक है, और इसको मैंने मूव कराना शुरू कर दिया टूवर्ड्स, किधर, टूवर्ड्स कॉइल, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें क्रिएट हुई है। तो जब जैसे ही ये रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा तो अब क्या है, इसमें फ्लक्स होगा चेंज। क्या होगा, फ्लक्स होगा चेंज। और हमें पता है अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, करंट विल इंड्यूस, मतलब कि इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे गैल्वेनोमीटर में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी जब मैं नॉर्थ पोल को मैग्नेट की टूवर्ड्स किधर ला रहा हूं, कॉइल की तरफ ला रहा हूं। तो रिलेटिव मोशन से फ्लक्स चेंज से करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि अब मैं कंडीशन रख रहा हूं कि इसको बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं इस कॉइल से, जैसे ही मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो भी क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा।
और फ्लक्स चेंज होने से दोबारा से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। या तो करंट बोल लो या फिर ईएमएफ बोल लो, दोनों चीज। ठीक है जी। तो अगर मैं पास में लेके आ रहा हूं मैग्नेट को या फिर मैं दूर लेके जा रहा हूं मैग्नेट को किसी भी कॉइल से जो पहले से ही क्या है स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है, तो फ्लक्स चेंज होगा रिलेटिव मोशन की वजह से, और फ्लक्स चेंज क्या कर देगा, करंट इंड्यूस कर देगा या ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब उसने क्या करा कि इसको तो कर दिया, मैग्नेट को तो कर दिया रेस्ट में, ठीक है, और इसको क्या है, मूव कर रहा है वो कॉइल को। इस बार मैग्नेट रेस्ट में है और कॉइल क्या है, मूव हो रही है। जैसे इनका रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन क्या बना देगा, फ्लक्स को चेंज कर देगा। ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा, करंट, करंट इंड्यूस। ठीक है जी, इस तरीके से। तो यहां पे रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ, उसने फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज होने से क्या है, ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो गया। तो ये हमारे क्या थे, तीन एक्सपेरिमेंट थे, किसके, फैराडे के। अब इन तीनों के बेसिस पे फैराडे ने कंक्लूजन निकाला। अब वो कंक्लूजन क्या है, देखिए। तो कंक्लूजन की बात हो रही है इन एक्सपेरिमेंट्स पे। तो इसमें क्या है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस, किसी भी क्लोज सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो वो क्या करता है, इंड्यूस करता है ईएमएफ को। ठीक है जी। एंड हेंस इंड्यूस करंट, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उससे क्या है, करंट भी इंड्यूस हो रहा है, तो उस सर्किट में क्या है, करंट इंड्यूस करंट भी क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्रिएट हो जाएगा। सेकंड है, हायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना ज्यादा हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है, किसी भी क्लोज सर्किट में उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ या करंट उसमें क्रिएट होगा। जैसे मैं एक बार मैग्नेट को वो कॉइल के पास बहुत तेजी से ला रहा हूं या फिर अवे ले जा रहा हूं, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसमें फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर उसमें फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है तो इससे क्या है, करंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये मेरे पास से कंक्लूजन। अब इन कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट बताए, दो लॉज बताए। कौन से है लॉज, ये रहे। पहला लॉ है क्वालिटेटिव लॉ और दूसरा है क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है, देखिए, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस, अगर कोई भी फ्लक्स है जो क्लोज सर्किट में है वो चेंज होता है, तो वो क्या है, एक इंड्यूस कर देगा ईएमएफ को और करंट को भी इंड्यूस करेगा उसी के अंदर। ठीक है, विच लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस, वो कब तक इंड्यूस होंगे, जब तक होंगे जब तक कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर वो चेंज होना बंद हो जाए तो इंड्यूस होना भी करंट बंद हो जाएगा। अगर वो चेंज होते कंटिन्यू चेंज होता ही जा रहा है तो इंड्यूस करंट भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वहां पे। ठीक है, सेकंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है जी, इन द क्लोज्ड सर्किट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि क्लोज सर्किट में बना है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो रेट है, जिस रेट से वो चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसकी एक डेरिवेशन है हमारे पास, तो ड्राइव करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके। ठीक है जी, तो ई क्या है, ईएमएफ, ई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ईएमएफ के लिए। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। क्लियर है चीज, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये सिंप्लीफाई हो क्या आएगा, d फाई बाई dt। ठीक है, अब देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d फाई बाई dt, और अगर मैं इस साइन को हटाऊं तो कांस्टेंट यूज होगा,
तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के डी फाइव बाई डी टी, ये आ गया। अब के क्या है, के है कांस्टेंट। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं, एसआई यूनिट की बात करता हूं, तो के की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो E इक्वल टू सीधा सीधा आ गया माइनस का डी फाइव बाई डी टी। क्या आ गया, E इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी की जो ईएमएफ है वो किसके आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल आ गया। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आ गया ईएमएफ की वैल्यू। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, फेराडे ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था और वैल्यू बता दी थी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। बट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेंज, ठीक है, क्या नाम था, लेंज। उन्होंने बताया कि उसकी जो डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने वाले थे लेंज। उन्होंने लॉ बना दिया, उसने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और चेंजेस विद प्रोड्यूस इट, ठीक है जी। जो चीज उसको करंट को इंड्यूस कर रही है वो करंट उसी को अपोज करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, E इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, तो इसमें जो माइनस साइन है हमारे पास ये वाला, ये माइनस साइन क्या है, लेंज ने दिया और बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो किसके अपोजिट होगी, जो कि चेंज हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके अपोजिट होगी, ठीक है जी। तो वो उसको अपोज कर रही है चेंज को। तो ये किसने बताया, लेंज ने बताया, इसलिए उसका नाम रख दिया मैंने लेंज लॉ। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब है मोशनल ईएमएफ। देखिए मोशनल ईएमएफ को कुछ डिफाइन करते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है किसकी वजह से, किसी भी कंडक्टर को मूव करने की वजह से किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे हम, देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो इसको क्रॉस को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। इसमें मैं कंडक्टर प्लेस कर रहा हूं, मैंने कंडक्टर प्लेस किया, ये रहा कंडक्टर, और कंडक्टर की एक साइड को क्या है ऐसा बना दिया कि वो क्या है, मूव हो सके, मूवेबल, ये वाली, ठीक है जी। इनको मैं नाम दूंगा, इसको बोल दिया P Q R S। अब देखिए इस डिस्टेंस को यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को बोल दिया मैंने X। क्या बोल दिया, X। ये जो कंडक्टर है R Q कितनी लेंथ का है, X का है, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोल दिया मैंने यहां से P से S तक, इसको बोल दिया मैंने L, ठीक है। तो PQ भी कितना हुआ, L लेंथ का हुआ। अब इसको मैं मूव करा रहा हूं किधर की तरफ, RS की तरफ, ठीक है। एक स्पीड होगी इसकी, मैंने बोल दिया V एक स्पीड है जिस स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखिए अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए होता है। क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी ए। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं ए की, तो यहां पे इसका रेक्टेंगुलर ये जो कॉइल दिख रही है मुझे, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स होगा इसका एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि फाई इक्वल्स टू बी एल एक्स। क्लियर है। तो फाई इक्वल्स टू आ गया बी एल एक्स। अब देखिए E इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो मैं यहां पे फाई की वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस का डी बी एल एक्स अपॉन डी टी बन गया, ठीक है जी। माइनस का डी वी
एल एक्स अपॉन डी टी। अब बी और एल क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्रिएट कर देते हैं हम। देखिए E इक्वल्स टू आ गया माइनस का डी बी एल एक्स अपॉन डी टी, ये इक्वेशन छोड़ी थी। अब इसमें E इक्वल्स टू कर दूंगा मैं बी एल माइनस का और डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, देखिए अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी की बात करूं तो वो होगा माइनस के बी के स्क्वायर। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस का अगर कॉन्सेप्ट देखें हम यहाँ पे, तो माइनस आने का रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आ रही है, मतलब डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करती हुई आ रही है। तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब अगर मैं dx अपॉन dt की जगह माइनस का b रखूं तो E इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा बी एल बी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू जो कि किसके इक्वल होगी, बी एल वी के इक्वल होगी, ठीक है जी। तो E इक्वल्स टू बी एल बी आ गया मेरे पास मोशनल ईएमएफ। क्लियर है। ठीक है जी। अब बचता है मेरे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। हमने एक रूल पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में जो जिसका नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये लेफ्ट हैंड है, उसमें क्या है, फिंगर्स को हम प्रोजेक्टेड करते हैं ऐसे, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर। तो इनको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तीनों एक दूसरे से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनकी डायरेक्शन की, ये लाइंस जो है, ये फिंगर्स जो है किस चीज को डिनोट करती हैं, तो ये किसको डिनोट करता है, ये करता है फोर्स को, या फिर जो बोलते हैं मोशन, ठीक है। ये होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है करंट। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं अगर बात करूं राइट हैंड रूल की, जो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो इसमें क्या है, सेम कंडीशन है इसकी जैसे। थंब की बात करूं तो थंब राइट हैंड का क्या डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। फर्स्ट फिंगर की बात करूं तो ये किसको डिनोट करेगी, फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। बट इसमें अगर मैं बात करूं सेकंड फिंगर की, तो सेकंड फिंगर डिनोट करती है यहां पे इंड्यूस्ड करंट को। किसको, इंड्यूस्ड करंट को। तो अगर मैं लेफ्ट की बात करूं या राइट की बात करूं, सारी चीज सिमिलर है, फोर्स फोर्स, फील्ड फील्ड, और इसमें क्या है, यहां पे करंट था लेफ्ट में, और राइट वाले में आ जाएगा हमारे पास इंड्यूस्ड करंट, ठीक है जी। तो राइट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है कि हमारी जो फर्स्ट थंब है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, और हमारी जो सेकंड फिंगर है, तो सेकंड फिंगर क्या है, डिनोट कर रही है इंड्यूस्ड करंट को। क्या कर रही है, इंड्यूस्ड करंट को डिनोट कर रही है, और सारी चीज सिमिलर है, ठीक है जी। ये रहा थंब, किसको, थंब हमारा मोशन को, ठीक है, जिसको फोर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकंड फिंगर किसको, इंड्यूस करंट को। तो ये है हमारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्लियर है चीज। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।